आज पूरा विश्व वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट कर रहा है। और आज का जो वर्ल्ड जूनोसिस डे का जो थीम है वो है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जूनोटिक ट्रांसमिशन। मित्रों, जूनोटिक डिसीज के बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। जूनोटिक बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है, क्यों जूनोटिक वर्ल्ड जूनोसिस डे आज 6 जुलाई को मनाया जाता है और क्या बचाव और रोकथाम हम कर सकते हैं, इस पर हम पूरे डिटेल आज बात करेंगे। क्योंकि इसका जो थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जूनोटिक डिसीज किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। जूनोटिक डिसीज ऐसी इन्फेक्शियस और गंभीर बीमारियां होती है, संक्रामक बीमारी होती है जो कि जानवरों से मनुष्यों में होती है। साथियों, जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियों का यदि हम एक आकलन करें, यदि WHO और CDC और इनके आंकड़े देखें, तो अभी तक जो बीमारियां ज्ञात है उसमें से 70% बीमारियां जूनोटिक डिसीज के दायरे में आती है। और वर्तमान में जितनी बीमारियां उपलब्ध है जो कि इरेडिकेट हो गए उनको तो छोड़ो, 60% बीमारी ऐसी है जिनका संबंध सीधा जूनोसिस से है। साथियों, जूनोटिक डिसीज की बात करें कि जूनोटिक डिसीज का फैलाव कैसे होता है, तो जूनोटिक डिसीज का फैलाव आप जितने भी जो फार्म एनिमल है या पेट एनिमल है उनके कांटेक्ट में रहने वाले व्यक्तियों में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही तो थोड़ा केस आ गए थे। यदि हम बात करें कि जो वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, यदि उसका हम इतिहास देखें थोड़ा सा, तो वैसे 2300 बिफोर क्राइस्ट BC कहीं ना कहीं जूनोटिक डिसीज सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट हुआ रेबीज का वो मिला था। लेकिन उसके बाद में जब 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक जोसेफ मिस्टर नाम के व्यक्ति था जिसे रेबिड डॉग ने काटा था, उसमें वैक्सीन का इंट्रोडक्शन किया था, वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था। उन्हीं के सम्मान में हम वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाते हैं, उसी प्रोसेस के लिए, उसी के लिए। अब बात करें कि यदि जूनोटिक डिजीज में कौन कौन से जो बैक्टीरिया वायरस होते, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं, फंजाई हैं, प्रियॉन्स हैं, है ना, कुछ पैरासाइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बीमारियों के कारण बनते हैं। जैसे आप जीका वायरस की बात करो, लेप्टोस्पायरोसिस की बात करो, रिकेट्सियोसिस की बात कर ले, रेबीज जो कि पहले से ही घातक बीमारी है, बर्ड फ्लू है, मर्स है, फिर अभी नोवल कोरोना डिसीज जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा के रखा था। तो ये सारी डिजीज कहीं सब जूनोसिस से रिलेटेड है। और हम देखते हैं कि कुछ जूनोटिक डिसीज ऐसी होती है जिसमें हम छोटा सा हल्का सा ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ इतनी सीवियर होती है कि कई बार जान तक बनाती है और मानव सभ्यता के लिए, समाज के लिए वो घातक बन जाती है। एक आउटब्रेक लेके आता है जूनोटिक डिसीज, जब ट्रांसमिट हो जाती है इंसानों में, तो इंसानों से कांटेक्ट के द्वारा जो फैलती है तो पूरा एक आउटब्रेक लेके आता है। तो मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी चेन को तोड़ना तो पड़ेगा कि जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिट नहीं हो। यदि हम एक ऑन एन एवरेज बात करें कि कौन कौन से जूनोटिक डिसीज से कितनी क्या डेट हुई, जैसे अपन निपा वायरस की बात करें तो सबसे पहले हेक्टा वायरस जो कि 1994 में आया था, है ना, जिसमें इंसानों में 7 केसेस मिले थे, वो 4 की मृत्यु हुई थी। ये आंकड़े बता रहा हूँ मैं CDC के। निपा के 1998 में आई थी जिसमें 319 इंसान संपर्क केस मिले थे और जिसमें 225 की मौत हुई थी, निपा वायरस। वेस्निल फीवर जो कि 1999 से 2010 के बीच में देखने को मिला, जिसमें 28,975 केसेस मिले, जिसमें से 1300 मौत हुई थी। तो कहीं कहीं जैसे बर्ड फ्लू की बात करें जो 2004 में आता है, H1N1 स्वाइन फ्लू की बात करें जो कि 2009 में आता है, जिसमें भी 2,84,000 के आसपास मृत्यु का आंकड़ा हमारे पास में देखने के लिए मिला था। मर्स की बात करो जिसमें 858 डेथ मिली थी हमें। जीका वायरस, एबोला वायरस जिसमें 11,323 के आसपास डेथ मिली थी और केसेस तो 16,32,000 के आसपास मिले थे अपने को। एबोला वायरस के 28,600 के आसपास केस मिले थे। सार्स की बात करें कि 2019 में आई थी, गंभीर, बहुत ज़्यादा, लगभग 63,45,000 के आसपास उसमें डेथ हुई थी, है ना। मंकी पॉक्स है ना, फिर स्वाइन फ्लू है। तो ऐसी कई बीमारी जो है, कोरोना बीमारी जिसके आंकड़े तो आप सब लोगों को मुँह जबानी याद होंगे कितनी डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जूनोटिक डिसीज से मानव सभ्यता को नुकसान बहुत हुआ है।
तो हमारा कहीं न कहीं मेन मकसद, जब हम वन हेल्थ की बात कर रहे हैं कि जब आज कोरोना बीमारी हो या कोई सी भी जो जेनेटिक डिजीज़ हो, तो उसमें मेडिकल फील्ड और वेटरनरी फील्ड एक साथ काम कर रहे हैं। कई हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सक, हमारे साइंटिस्ट इसी में लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं इन बीमारियों की जो चेन ब्रेक किया जाए और मानव सभ्यता को, मानव को होने वाले इस नुकसान से बचाया जाए। क्योंकि एक तो खर्चा ज़्यादा होता है इस बीमारी में, इन बीमारियों के इलाज में जो वायरल डिजीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है। साथ-साथ मानव के साथ में, मानव की जब डिवाइसेस होता है तो उसका नुकसान भी परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मानसिक के साथ-साथ हमारे जो पारिवारिक है, उनमें भी बहुत सारे डिवाइसेस देखने को मिलता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ज़ूनोटिक डिसीज़ की बात करें तो पहले क्या था कि जो बहुत फॉरेस्ट थे, तो पहले वाइल्ड लाइफ के साथ में संपर्क आने पर हमें, जैसे मंकी वायरस की बात करें, जीका वायरस की बात करें, एबोला की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ के साथ में कांटेक्ट आने के बाद में ऐसी बीमारियां फैलती है। लेकिन अब फॉरेस्ट का एरिया कम होने की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे एरिया में पशुओं को पालतू बना लिया गया, जिसकी वजह से भी ज़ूनोटिक डिसीज़ के संपर्क बढ़ जाते हैं। खास तौर पे मैं बात करूँ ब्रुसेलोसिस की बात करूँ, तो वैसे तो ये घातक बीमारी नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है ना? तो एनिमल नया बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। तो ऐसी समस्या बहुत सारी ऐसे देखने के लिए मिलती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट के हिसाब से जो एनिमल हमने पाल रखे हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक का यूज़ होता है, और उस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से तो हम इन ज़ूनोटिक डिसीज़ की यदि चेन ब्रेक करने की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रॉपर जो एनिमल हमने फार्म एनिमल रखे, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, क्लीन हाइजीनिक कंडीशन में उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना? फिर जो जंगली पशु पक्षी है, हम उन प्रयास ये करें कि उनसे दूरी बना करके रखें, है ना? बीमारियों के जो वेक्टर्स हैं उनका रोकथाम करें। अगर कोई अचानक से हमें दिखता है कि किसी पशु के साथ संपर्क में आया, उसके बाद में हमें कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं हमारे में, तो हमें तुरंत अच्छे किसी चिकित्सक से सलाह मशवरा करनी चाहिए, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ज़ूनोटिक डिसीज़ जब पहली बार आती है तो बड़ी घातक होती है, हमें किसी अच्छे से इलाज कराना चाहिए। फिर आप जो सेफ्टी गियर्स हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर है, किसी भी पशु के साथ में कांटेक्ट आने के बाद में थोड़ा इनको अपने हाथों को सैनिटाइज करिए और मास्क पहन के जाइए। अपने पालतू पशु का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीकाकरण समय पर करवाइए। कई बार क्या होता है कि हम पालतू पशु तो पाल लेते हैं, अपने शौक के लिए रख लेते हैं, लेकिन हम उसका टीकाकरण नहीं कराते, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, जैसे रेबीज जैसी बीमारी, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियों से हमें मुखातिब होना पड़ सकता है। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन आप अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, जिससे कि हम ऐसी चीज़ों। फिर दुधारू जो पशु होते हैं, उनमें जो संक्रमित बीमारी होती है, तो वो दूध के द्वारा हमारे में फैल सकती है। इसलिए जब भी दूध का सेवन करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, उसको प्रॉपर उबाल करके आप उसका सेवन करें। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट सारे अपने को अच्छी तरह से उबालें, तो उसको करना चाहिए। यदि आप मीट का कंजम्पशन करते हो, तो आप प्रयास ये करें कि आध पक्का मीट कभी ना खाएं, आप अच्छे से बॉयल करके खाइएगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे बहुत बार बर्ड फ्लू आता है या ऐसी बीमारी स्वाइन फ्लू आता है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब नॉर्मल एनिमल तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन वो कैरियर बना रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अच्छे से खाएं, पका करके खाएं, हाइजीन मेंटेन करके रखें, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें, अपने एनिमल जो रूम है, एनिमल का जो रहने की जगह है, उसको क्लीन करते रहें, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करें, तो आप ऐसी गंभीर आने वाली समस्या जो कि ज़ूनोटिक डिसीज़ के बारे में है, आप उनसे बच सकते हैं और अपने समाज को भी ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आप सभी लोग जागरूक बने और लोगों को जागरूक करें, इन ज़ूनोटिक डिसीज़ के बारे में फैलने से रोकें और हमारे समाज को बचाएं। ओके, थैंक यू सो मच।